नमस्कार। हमारी खास पेशकश सवाल तो बनता में है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। जी हां, तो ऐसे समय पर एक बयान आया है। ऐसे में सरकार ने 3 राजनीतिक हस्तियों को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल हैं। ऐसा केंद्रीय एजेंसीज की ओर से खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद किया गया है। शरद पवार के लिए हाई लेवल सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा कवर की सिफारिश की गई है और उसी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ से शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी कवर देने को कहा है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया और कहा कि हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, इसलिए Z+ सुरक्षा का अरेंजमेंट किया गया होगा। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सरकार और खुफिया एजेंसीज के प्रति इस शंका के कई मायने उठ रहे हैं। इसी प्रकार करेंगे चर्चा, और लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। शरद पवार ने केंद्र पर लगाया जासूसी का आरोप, कहा इसी मकसद से दी Z+ सुरक्षा। विधानसभा चुनाव से पहले शायद बीजेपी को चाहिए कोई जरूरी जानकारी। केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को मराठा आंदोलन को देखते हुए बढ़ाई थी सिक्योरिटी। आरक्षण संबंधी प्रदर्शनों को लेकर खुफिया एजेंसीज ने शरद पवार की सुरक्षा को लेकर जारी किया था अलर्ट। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बढ़ाई गई सिक्योरिटी, कहा शरद पवार ने। नवंबर में खत्म होगा बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार का कार्यकाल। तो अब जिस Z+ सिक्योरिटी को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आशंका जाहिर की है, पहले जान लेते हैं कि आखिर किसे दी जाती है Z+ सिक्योरिटी और कौन देता है Z+ सुरक्षा। तो देश के सम्मानित लोगों और नेताओं को जान का खतरा होने पर दी जाती है Z+ सिक्योरिटी। यह सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से होती है अलग। एप्लीकेशन के बाद सरकार खुफिया एजेंसीज के जरिए खतरे का लगाती है अंदाजा। खतरे की बात कंफर्म होने पर दी जाती है सुरक्षा। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी तय करती है कि संबंधित लोगों को किस कैटेगरी में दी जाए सिक्योरिटी। इनमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी, एनएसजी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ होते हैं शामिल। तो समझा आपने कि आखिर Z+ सिक्योरिटी के मायने क्या कुछ हैं और किन स्पेशल कंडीशंस में सर्वोच्च Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। फिर शरद पवार के केंद्र सरकार पर लगाए गए जासूसी के आरोप से सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ है इसके पीछे के सवाल। तो Z+ सिक्योरिटी की आड़ में शरद पवार पर रखी जा रही है नजर। क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। शरद पवार को मिली Z+ सिक्योरिटी कोई नया समीकरण बनाएगी। क्या वाकई में शरद पवार की सुरक्षा खतरे में है। क्या सिक्योरिटी का कोई चुनावी कनेक्शन है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर Z+ सुरक्षा शरद पवार को दी गई है, इसके पीछे के मायने क्या हैं और जिस कंडीशन में Z+ सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि ये सर्वोच्च सुरक्षा की पद्धति है जिसके लिए एक एप्लीकेशन होता है जिसके आधार पर जो एजेंसीज हैं वो खुफिया तरीके से ये पता करती हैं कि आखिर जिस व्यक्ति के ऊपर कोई षड्यंत्र या फिर कोई हमला होने की आशंका हो उसे Z+ सुरक्षा दी जाती है। प्रधानमंत्री की कैटेगरी की यह सुरक्षा होती है, आखिर क्यों, इस पर उठ रहे हैं सवाल।
तो ये तमाम सवाल हैं। आपको बता दें कि अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो अब इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर भी इससे जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, कोई ऐसे इनपुट्स चाहिए जिसकी वजह से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिसे भी Z+ सुरक्षा दी जाती है उनके मूवमेंट पर विशेष नजर रखी जाती है। कोई भी अगर वो प्लान करते हैं, कैंपेन करते हैं, तो पहले वहां की रेकी की जाती है। रेकी के आधार पर यह तय होता है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है। उसके बाद कमांडोज जब पूरी इनपुट्स के आधार पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तब जाकर कैंपेन या फिर उस जगह पर वो नेता वो अधिकारी पहुंच सकते हैं। तो आखिर Z+ सुरक्षा पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा दी गई है एनसीपी प्रमुख शरद पवार को, और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने पर अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। कई तरीके के मायने उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि आखिर क्यों दी गई है सुरक्षा? 84 वर्ष की आयु के शरद पवार को आखिर किससे खतरा है? हालांकि खतरा क्यों है यह भी हमने आपको बताया। मराठा आंदोलन जिसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, और 21 तारीख को यह फैसला लिया गया। जो सिक्योरिटी इनपुट्स आए उसमें यह कहा गया कि शरद पवार को खतरा हो सकता है। तो मराठा आंदोलन को लेकर यह कहा जा रहा था कि शरद पवार को खतरा हो सकता है, और यही वजह है कि उनको स्पेशल कैटेगरी की सुविधा दी गई है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि उन्हें मतलब केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार ने आरोप लगाया है, जासूसी का आरोप, और कहा कि शायद किसी मकसद के तहत यह सुरक्षा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और यह भी उनका कहना है कि क्या किसी मकसद के तहत यह सिक्योरिटी प्रदान की गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय करवा देती हूँ, हमारे साथ कौन कौन से मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ महाविकास अघाड़ी से, कांग्रेस से रतन तिवारी जी जुड़ रहे हैं। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। चलिए, रतन जी जुड़ चुके हैं महाविकास अघाड़ी से। रतन जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है सर? जी जी जी, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं बीजेपी से अविरल मलिक जी। अविरल जी, बहुत स्वागत है इंडिया अहेड में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही न्यूज रूम से हमें ज्वाइन करेंगे सीईओ प्रशांत श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले मैं रुक करना चाहती हूँ रतन तिवारी जी आपका ही, क्योंकि जो सुरक्षा दी गई है Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, जो कि सबसे सर्वोच्च सुरक्षा मानी गई है, 55 जो उसमें कमांडोज होते हैं, और सही तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग PM लेवल की वो सुरक्षा मानी जाती है। क्यों आखिर शरद पवार जी को ये लगता है कि किसी मकसद के तहत, किसी सियासत के तहत ये सुरक्षा केंद्र के द्वारा प्रदान की गई है? सबसे पहले मैं आपका प्रणाम करता हूं। नमस्कार। देखिए, शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता हैं, और 83 वर्षीय हमारे महाराष्ट्र के शरद पवार जी को जी किसी भी प्रकार की Z+ सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी जी। न ही हमारे किसी महाविकास अघाड़ी के किसी नेता ने केंद्र की गृह मंत्रालय से हमने सुरक्षा मांगी थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी NDA की जो करारी हार हुई है जी, उस हार को भारतीय जनता पार्टी हजम नहीं कर पा रही है, और शरद पवार की जासूसी कराने के लिए Z+ सुरक्षा प्रदान की है। और शरद पवार जी ने खुद कहा कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने हमें बताया कि 3 लोगों को यह सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें से एक आप हैं, एक मोहन भागवत हैं, और एक अमित शाह है। तो मैं कहता हूं बार बार कि आप शरद पवार जी से इतने डर क्यों रहे जी? उन्हें महाराष्ट्र की जनता सुरक्षा हर वक्त देती है, और महाराष्ट्र में वो रहते हैं। महाराष्ट्र की जनता अपार प्रेम करती है, उन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है जी।
लेकिन रतन जी, आप कह रहे हैं कि शरद पवार जी को कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। शायद आप ये जानते होंगे और बखूबी जानते होंगे कि Z+ की सुरक्षा क्यों दी जाती है, किन परिस्थितियों में दी जाती है। महाराष्ट्र की अगर परिस्थितियों की हम बात करें, सुरक्षा एजेंसीज को अगर कोई इनपुट मिलता है, कोई आशंका होती है कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की जान पर खतरा है, कोई ऐसा आतंकी हमला हो सकता है या कोई आंदोलन के तहत, प्रदर्शनकारियों के तहत हमला हो सकता है। क्या आप भूल रहे हैं मराठा आंदोलन जो कि चरम पर है और इसको लेकर इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा एजेंसीज को? अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना हो जाए, उसके बाद भी आप आरोप लगाएंगे कि जब सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट्स मिल चुके थे तब क्यों नहीं सुरक्षा बढ़ाई गई? तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना होनी चाहिए? देखिए सुनीता जी, शरद पवार जी ने खुद कहा है कि मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरी जासूसी कराई जा रही। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब राहुल गांधी जी के ऊपर ऐसे कई हमले हुए, उनको टारगेट किया गया, तो राहुल गांधी जी की एसपीजी की सुरक्षा छीनी गई थी, प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा छीनी गई थी। तो गांधी परिवार के लोगों की सुरक्षा आप छीनते हैं, जिन्हें सुरक्षा चाहिए और जिन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए उन्हें जबरन सुरक्षा देते हैं। ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जनता के सामने आ चुकी है और जनता अब समझ रही है। चलिए बात कर लेते हैं। अविरल मलिक जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आखिर हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, फिर आप सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? हालांकि गृह मंत्रालय तमाम इनपुट्स के आधार पर, सबूतों के आधार पर पुख्ता, जब तक वो ये तय नहीं कर लेते कि वाकई कोई खतरा है, तब तक इतनी बड़ी सुरक्षा किसी को नहीं दी जाती। बावजूद इसके इतने सारे सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर, आखिर क्यों सर? जी देखिए, जिस प्रकार से जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और तथ्यों से एकदम परे है। और जिस तरीके से रतन तिवारी जी ने अभी कहा कि हमने एसपीजी सुरक्षा छीन ली, तो इस प्रकार के आरोप लगाना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता देख रही है। और जिस तरीके से शरद पवार जी की बात है, शरद पवार जी वरिष्ठ नेता है, देश के सम्मानित नेता है निश्चित रूप से, लेकिन जहां तक बात है शरद पवार जी की सुरक्षा की, अगर वो सम्मानित नेता है तो क्या वो सुरक्षित नहीं रहने चाहिए? रतन तिवारी जी, आप इसका उत्तर दीजिए। और उसके साथ साथ अगर गृह मंत्रालय, लेकिन अविरल जी वो तो बार बार कह रहे हैं ना कि हमें सुरक्षा चाहिए नहीं, स्टेट के द्वारा सुरक्षा दी गई है, फिर सेंट्रल की सुरक्षा क्यों? आखिर जब सुरक्षा मांगी नहीं गई तो किस नियत से? क्योंकि सीधे सीधे नियत पर सवालिया निशान है। बिल्कुल, देखिए सवाल खड़ा करना बहुत आसान होता है लेकिन खतरे के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये रतन तिवारी जी भी अच्छे से जानते हैं, शरद पवार जी भी अच्छे से जानते हैं। शरद पवार जी केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें भलीभांति मालूम है कि Z+ सुरक्षा किस तरीके से दी जाती है, किस आवश्यकता के बाद दी जाती है। वो कह देने से, मांग लेने से, इस प्रकार से नहीं दे दी जाती है। बहुत से लोग इस देश में मौजूद हैं जो चाहते हैं कि Z+ की सुरक्षा उन्हें मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उन्हें उस स्तर का खतरा नहीं है, वो उतने महत्वपूर्ण लोग उसके आधार पर उस आकलन में नहीं आते हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल मेरे पास रतन जी के लिए भी हैं। हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, दोनों ही पार्टीज के आपने वक्तव्य सुने। एक तरफ रतन जी कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, जब हमारे पास स्टेट लेवल की सुरक्षा है। शरद पवार जी को किस बात का खतरा है? सिर्फ और सिर्फ जासूसी मकसद है। वहीं अविरल जी कह रहे हैं कि ये इनपुट्स के आधार पर होता है, उसके लिए बाकायदा Z+ के आधार पर थोड़ी जासूसी होती है। जी, किस तरीके से जासूसी होगी? आखिर क्यों इस तरीके से आशंका जता रहे हैं शरद पवार और तमाम महाविकास आघाड़ी की पूरी पार्टी? चाहिए नहीं थी, हमारी जासूसी की जा रही है। हमने पिछले समय भी देखा किस तरह से तोड़-फोड़ हुई, पार्टियों को तोड़ के सरकार गिरा दी गई, नई सरकार बना ली गई। अब चूंकि पूरा जो अभी कुछ समय में महाराष्ट्र के इलेक्शन है और नवंबर में इनका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा, तो अक्टूबर में मुझे लगता है कि एक नए इलेक्शन की तैयारियां सरकार कर लेगी और सरकार महाराष्ट्र में जो है इलेक्शन की रूपरेखा पूरी कर ली जाएगी। तो मुझे लगता है इसी को लेके केंद्र सरकार भी चिंतित है, सरकारें भी चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि एक वाणिज्य राजधानी है, मुंबई भी है और वहाँ से महाराष्ट्र है, जहाँ से पूरे देश को एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वहाँ पर हमारी सरकार स्थापित रहे। और जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, तो कहीं ना कहीं जो
शिंदे गुट है या फिर बीजेपी है और जो इनकी सहयोगी पार्टियां उन कहीं ना कहीं डैमेज हुई हैं, तो उसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो मुझे इसको लगता है कि शरद पवार को अपनी ओर लाने के लिए सुविधाएं देना, इस तरह के प्रलोभन देना, ये शायद मुझे लगता है कि एक उसका। लेकिन प्रशांत जी, सबसे बड़ा सवाल है, सवाल तो शरद पवार जी ने ही उठा दिया कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी रणनीति और राजनीति है, सिर्फ यहाँ पर मेरे जो मूवमेंट्स है उस पर नजर रखी जाएगी। हालांकि ये भी सवाल उठता है कि आखिर शरद पवार जी के मूवमेंट्स पर नजर रख के बीजेपी को क्या मिल जाएगा, और सबसे बड़ी सवाल ये कि शरद पवार जी उस व्यक्तित्व के नेता हैं जिनको जितना रोका जाएगा वो उतना उभर कर सामने आएंगे। तो बिल्कुल, अभी बीच में उपचुनाव भी होते जिसमें एनसीपी ने भी बढ़त बनाई और कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं और वहां देखा जा रहा है पब्लिकली भी थोड़ा सा विरोध है इस बात को लेके कि जो शिवसेना थी इसको तोड़कर और दूसरी पार्टियों को बना लिया गया, किस तरह से सारे काम हुए। तो जनता में कहीं ना कहीं द्वेष तो है चीज़ों को लेकर और विरोधाभास भी है चीज़ों को करने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साधने की है कि कैसे भी करके हम आगे एक पार्टी को तोड़ के, ताकि जो महाविकास अघाड़ी बना हुआ है एनसीपी, कांग्रेस और शिंदे अपना उद्धव गुट जो है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रभुत्व हो रहा है। और इसमें उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि शरद पवार जी कहेंगे तो जिसको भी हम चेहरा लाएंगे सीएम के रूप में हम उसको सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाएंगे वो शरद पवार ही हैं जो इस भूमिका में आएंगे, प्रमुख भूमिका में। तो कहीं ना कहीं शरद पवार को साधने का प्रयास है और शरद पवार को चाहते हैं कि हमारे साइड आ जाए ताकि ये सरकार हम वापस वहाँ पे स्थापित कर पाए। ये जो मुझे अभी एनालिसिस लग रहा है इन चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, तो कई मायने हैं इस पूरे व्यवस्था को लेकर। हमारे साथ रतन जी जुड़े हुए, एक बार फिर रतन जी का रुख करना चाहूंगी। रतन जी, हालांकि देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जो भी पार्टीज हैं, जहां बीजेपी का कहना है कि ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये पूरे इनपुट्स के आधार पर हो रहा है, तो वहीं एक समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के लिए, ये भी एक आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर डर क्यों है? अगर मान लीजिए कि सुरक्षा दी जा रही है, जो कैंपेनिंग शरद पवार जी करेंगे, जो मूवमेंट्स होंगे, क्योंकि अमूमन हर तरह से आगे बढ़ते हुए पार्टी में सबसे जो अलग से व्यक्तित्व नजर आते हैं शरद पवार, तो आखिर उनको बीजेपी किस तरीके से रोक लेगी, सत्तारूढ़ पार्टी किस तरीके से रोक लेगी? इतना डर क्यों है सर? देखिए, जिस प्रकार महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद करने का काम किया, अजीत पवार को नष्ट नाबूद करने का काम किया और एकनाथ शिंदे की पार्टी को नष्ट नाबूद करने का काम किया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है जी। और भारतीय जनता पार्टी यह अच्छी तरीके से जानती है कि कहीं न कहीं इस बार उनका सफाया निश्चित है। इसके लिए इस तरीके के वो कारनामे कर रही है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं जी, मैं महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री के घर पे बैठा था कुछ दिन पहले, भाजपा के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा अब तो आपकी सरकार बनने जा रही है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, तो अब तो भाजपा के लोग भी ये मानने लगे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और आप जैसे मीडिया के मित्र भी बता रहे हैं हमारी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार शरद पवार की सिक्योरिटी बढ़ा के जासूसी करना चाहती है और हम लोग इससे डरने वाले नहीं है। वो जितनी चाहे उतनी जासूसी कर ले, हम इस बार महाराष्ट्र में बदलाव करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जासूसी का आरोप बार बार लग रहा है। हालांकि जासूसी का इसके पीछे कोई एजेंडा आखिर क्यों होगा और इसके राजनीतिक समीकरण क्या है, ये भी लगातार अब सियासी गलियारों में बात निकल कर आ रही है। 21 तारीख को ये सुरक्षा प्रदान की गई और जब शरद पवार जी का ये बयान आया, हालांकि उन्होंने काफी एक साधारण से अंदाज में कहा, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सियासत का ये सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। अविरल जी, यहाँ पर बीजेपी की जब बात होती है तो कई ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। ये सवाल रतन जी ने भी उठाया, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी पर। अब जब शरद पवार जी को सुरक्षा नहीं चाहिए, उस पर भी सुरक्षा दी जा रही है, उनके मूवमेंट्स पर नजर रखा जाएगा, जो कैंपेन्स होंगे, ये बार बार आरोप लग रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है उनको सुरक्षा दी जाती? देखिए, सुरक्षा की आवश्यकता किस व्यक्ति को है, किस व्यक्ति को नहीं है जी, ये ना मैं तय करूंगा ना रतन तिवारी जी तय करेंगे जी। ये किसके द्वारा तय किया जाता है वो रतन तिवारी जी अच्छे से जानते हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा की बात है, किसी नेता के कह देने पर
सुरक्षा प्रदान नहीं कर दी जाती है जी। इस बात को रतन जी जानते हैं, इन्हें मालूम भी है। और जिस तरीके से बात है जासूसी की, जासूसी कराकर हमें क्या मिलेगा, पहले तो ये जवाब दे दें, हमें क्या लाभ है जासूसी से। सवाल नंबर 1 जी। 1 मिनट रतन जी, पहले आप सुन लीजिए, नहीं पहले आप सुन लीजिए, बाद में आप क्लैरिफाई कर देना। मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इसी तरीके से नहीं, आप पहले सुन लीजिए, बाद में आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। पहले सुन लीजिए हमें क्या लाभ है जासूसी कराकर। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम जासूसी Z+ सिक्योरिटी देकर कर रहे हैं, तो Z+ सिक्योरिटी देकर ही जासूसी क्यों की जाएगी जी। और अरे राहुल गांधी जी के चलिए रतन जी आप भी जवाब दे दीजिए कि आखिर क्या मिल जाएगा बीजेपी को जासूसी करा के। और सबसे बड़ा सवाल, जो सवाल मैंने आपसे पहले ही पूछा था, वही सवाल अविरल जी भी कह रहे हैं कि आखिर इसे डिसाइड कौन करेगा, आखिर इसका निर्णय कौन लेगा। इसके लिए पूरी की पूरी एजेंसी है, पूरी व्यवस्था है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी मंत्रालय ये तय नहीं करता। सबसे पहले जो इनपुट्स आते हैं सुरक्षा एजेंसीज के पास, वही खुफिया एजेंसी जो आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखती है, वही सुरक्षा एजेंसी जो नक्सलाइट एक्टिविटीज पे नजर रखती है। तो एक सबसे वरिष्ठ नेता को, जो कि 84 साल के हो रहे हैं, अगर उन पर कहीं जान से खतरा हो रहा है, अगर सरकार को नहीं बल्कि एजेंसीज को यह लगता है कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो आखिर मंशा पर सवाल क्यों सर? वो तो आपके नेता को ही सुरक्षा दे रहे हैं ना, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए। देखिए, समस्या ये है कि हमने 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देखा है जी। किस प्रकार किसी एक नेता के इशारे पे ईडी सीबीआई की एजेंसियां महाविकास आघाड़ी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही थी जी। उसी प्रकार एक नेता के इशारे पे यह सुरक्षा प्रदान की गई है, और वह नेता जो है, वह नेता इस एजेंसियों के लेकिन आप सवाल नहीं समझ पा रहे ना सर, आप सवाल नहीं समझ पा रहे ना। आपके मेरे या फिर अविरल जी के कहने से एजेंसी सुरक्षा नहीं देती है। इनपुट्स जब आते हैं खुफिया एजेंसी से, तब किसी व्यक्ति को, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लेवल की सुरक्षा मिल रही है। इस बात के मायने समझिए। हम तो कहते हैं सुरक्षा उन बहनों को दीजिए, उन बच्चियों को दीजिए जी। मतलब आपके नेता को खतरा है, आपके नेता को खतरा है तो सुरक्षा ना दी जाए। आप चाह रहे हैं कि खतरा जब आ जाएगा तब आप एक तख्ती लेकर खड़े होंगे कि सरकार विफल हो गई, केंद्र सरकार ने के इनपुट्स जो है वो वीक हो गए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, हमारे नेता को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो हम सुरक्षा मांगते और पत्र लिखते केंद्र की गृह मंत्रालय को। जी सर, ये आप कैसे तय करेंगे? ही नहीं है। रतन जी, आप कैसे तय करेंगे? आपके इनपुट्स हैं, सुरक्षा एजेंसी आपकी है कि आप तय कर पाएंगे? ये तो एक पूरा का पूरा विभाग है सर। 55 कमांडोज की पूरी टीम अगर लग रही है, इसका मतलब समझिए आप कि अगर खतरा ज्यादा होगा तभी ये बात सामने आई है। आप कैसे डिसाइड कर लेंगे सर? ये चुनाव में ही इनको सुरक्षा प्रदान करने की क्या जरूरत आ गई? जी, हमारा ये बताइए ना, आप चुनाव के वक्त कितने मूवमेंट्स होंगे, कितने मूवमेंट्स होंगे जहां वो पहुंचेंगे, कैंपेनिंग्स होंगी, और अगर वहां पर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए अगर सतर्कता बरती जा रही है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर माना जाता है, और अगर पहले से सुरक्षा बरती जा रही है, तो इसमें इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों आखिर सरकार की मंशा पर सवाल, सुरक्षा एजेंसीज की मंशा पर सवाल? राहुल गांधी जी को एसपीजी सुरक्षा दीजिए ना जी। वो तो उस परिवार से आते हैं जिनके परिवार को लगातार मारा गया है जी, गोलियों से भुना गया है। राहुल गांधी जी को एसपीजी सुरक्षा प्रदान कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन उनकी सुरक्षा आप छीनेंगे, शरद पवार जी की आपको कोई चिंता नहीं है, सुरक्षा को बढ़ाएंगे, ये सब क्या चल रहा है? ये पूरी तरीके से जासूसी करने की साजिश है, और ये जासूसी करना चाहते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र की जनता मुस्तैद है इनको सबक सिखाने के लिए। जी, मतलब रतन जी मेरे सवाल चलिए अविरल जी, कैसे मालूम कि हम जासूसी करेंगे? क्या सबूत है आपके पास कि हम जासूसी कर रहे हैं? सबूत दिखाइए। वो सबूत देने का काम जो है वो जनता करेगी, और जनता आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद करेगी। ये क्या बात हुई? चलिए रतन जी एक साधारण सा सवाल कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, अगर एनएसजी कमांडोज की टीम अगर शरद पवार जी के साथ रहते हैं और उनके लिए रेकी करते हैं उस स्थान का जहां पर वो पहुंचने वाले हैं, तो क्या ऐसा है जिसको लेकर जासूसी की जाएगी? आखिर जासूसी के क्या कुछ इनपुट्स हैं जो कि शरद पवार जी से मिल जाएंगे? आखिर उसमें क्या खतरा है सर, ये बता दीजिए। आखिर जासूसी करके क्या मिलेगा बीजेपी को? देखिए, एनडीए के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो शरद पवार जी को मिलने आते हैं पीछे के दरवाजे से। जी। वो सारी रिपोर्ट जो है वो एजेंसियां
प्रधानमंत्री कार्यालय में और उसकी भी निगरानी तो एनएसजी करेगी ना, उसकी भी निगरानी एनएसजी करेगी कि कौन उनसे मिलने वाला है, कौन नहीं मिलने वाला है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, वहाँ कमांडोज होंगे रतन जी, वहाँ कमांडोज होंगे, कोई नेता नहीं होंगे, राजनीतिक नेता नहीं होंगे जो कि इनपुट सरकार को लाकर देंगे। वहाँ कमांडोज होंगे। कमांडोज की आप वैल्यू समझ रहे हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी नेता, किसी मंत्री की रक्षा करते हैं। आप उन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं कि उनको वहाँ जासूसी करने के लिए रखा गया है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कुछ अधिकारी, कुछ बड़े अधिकारी ऐसे होते हैं जो इसे पूरा संचालन करते हैं, तो कहीं न कहीं जानकारी होती है बात। ये किसानों की बात करते हैं और सुरक्षा और ये क्यों किसान दे रहे का हैं? भी अपमान करते हैं और जवानों का ये इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। जी रतन जी, जवाब दीजिए। आपको देश के कमांडोज पर भरोसा नहीं है? पूरी टीम जो एनएसजी के कमांडो होते हैं, सीआरपीएफ के कमांडोज होते हैं, पूरी की पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात किसी वो नेता के साथ खड़े होते हैं, आप उनके ही मंशा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जासूसी करेंगे वहां पर। हम इस देश के जवान और किसानों के साथ खड़े कमांडो को सीधा सीधा आरोप है कि वो जासूसी के लिए लगाए गए हैं। जासूसी किस प्रकार होती है? कौन कर रहा है सर जासूसी? चलिए आप ही जवाब दे दीजिए, जासूसी करेगा कौन? वहां कोई बीजेपी के नेता नहीं पहुंचेंगे, वहां पर कमांडोज होंगे जो कि सुरक्षा हथियारों से लैस होंगे। वो जासूसी कैसे करेंगे? हम ये बार बार कर रहे हैं कि जब जासूसी नहीं होनी है तो सुरक्षा मांगी किसने है जी, और सुरक्षा मांगी नहीं है तो सुरक्षा। चलिए आपकी कैसेट सर एक ही जगह अटक गई है, एक ही जगह अटक गई है, समय भी कम है, लेकिन सबसे जरूरी ये समझना होगा जिन जवानों के हाथों में सुरक्षा है, कम से कम उनकी भी इज्जत कर लीजिए। वो कमांडो आपके लिए खड़े हुए हैं, उन नेताओं के लिए खड़े हुए हैं, तो उन पर आप शंका कर रहे हैं। चलिए प्रशांत जी, मैं आपसे रुक करना चाहूंगी। लगातार रतन जी बार बार उसी बात पर अड़े हैं कि जासूसी होगी। सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की मंशा पर, सरकार की मंशा पर सवाल आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन वो कमांडो जो हथियारों से लैस हैं, वो किस तरीके से जासूसी करेंगे? और आखिर शरद पवार जी के पास आखिर क्या है जो जासूसी करके बीजेपी को मिल जाएगा? सुनीता जी, इसके दो पहलू हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जेड प्लस सिक्योरिटी जो देश के जो नामचीन नेता हैं, बड़े हस्तियां हैं, उनको दी जाती हैं सुरक्षा को लेके, तो इसके 3 कैटेगरी में अलग अलग बंटा जाता है। अगर जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है तो आम जनता उन तक पहुंच नहीं पाती किसी बड़े नेता को लेके। इसके 2 पहलू हैं। एक तो हमें समझना है कि एक तो इसके जो फायदे हैं वो अलग हैं और एक नुकसान भी अलग है इसका। अगर किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है तो फिर आम आदमी पहुंच नहीं पाता है, या कोई छोटा नेता पहले से लिस्टिंग तैयार होती है कि ये लोग मिलेंगे, इसके अलावा कोई मिल नहीं पाएगा। तो एक बड़े जमीनी और अच्छे नेता के लिए ये तो मुझे लगता है कि चुनाव में नुकसान जरूर होगा इससे, क्योंकि हर कोई आसपास आ नहीं सकता, मिल नहीं सकता, दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ये इसका एक नुकसान भी है और फायदा भी है कि कई लोग चाहते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी मिले, बड़ा ऑरा मिले, और लोग डिमांड भी करते हैं, सरकार को पत्र भी लिखते हैं कि हमें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। जो हर किसी को नहीं मिल पाती, कि बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, बहुत सारी खुफिया एजेंसी होती हैं, इनपुट्स निकाले जाते हैं, कहीं इस बड़े जो नेता हैं उनको कहीं जान का खतरा तो नहीं है, तब जाके सारी चीजें जेड प्लस सिक्योरिटी की कैटेगरी में आ पाते हैं। अगर ये किसी को मिल रही है तो एक बड़ी खुश होने वाली बात है कि हमको उस कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो व्यक्ति ही मना कर रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, हमारी इससे नुकसान होगा, या फिर हमारी जो है वो निगरानी की जाएगी, हमारी चीज़ों पर रोक टोक होगी, तो सरकार को पत्र लिख सकते हैं कि भाई मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है और आपने मुझे जो ये सम्मान दिया, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल प्रशांत जी, यहाँ पर जो जवानों की बात हो रही है, आप जो बात कह रहे हैं कि हाँ निश्चित तौर पर कैंपेनिंग में थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिना रेकी के आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और एक दायरा हो जाता है, वो दायरा काफी बड़ा होता है, 55 कमांडोज आपके साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक आम जनजीवन नहीं होगा और दिल्ली में भी जो उनकी गतिविधियां हैं उस पर पूरी नजर रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई उनकी जान को खतरा है, क्योंकि आंदोलनों को लेकर ये इनपुट मिला है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए एक बार फिर से विचार विमर्श करना होगा, चाहे वो महाविकास अघाड़ी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। सबसे बड़ा सवाल कि ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा एजेंसीज का मुद्दा है। तो यहाँ पर हम इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़े। रतन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अविरल मलिक जी बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े। प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुरक्षा के लिए कोई एजेंसीज हायर की जाती हैं वो एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन जब इनपुट मिलते हैं किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े नेता
सुरक्षा को अगर जान का खतरा होता है तो उसके लिए खुफिया एजेंसीज अलर्ट मोड पर आती है और एजेंसीज एक इनपुट देती हैं सरकार को। उसके बाद यह तय होता है कि आखिर उनको वो सुरक्षा प्रदान की जाए या नहीं। और हम बात कर रहे हैं Z+ सुरक्षा, जो कि सर्वोच्च सुरक्षा है। अब शरद पवार जी ने मंशा तो जाहिर कर दी है, बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा इसको लेकर आगे किस प्रकार की सियासत देखी जाती है। बने रहिए इंडिया हेड के साथ।